7 वीडियो देखने हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप हमारे 7 वीडियो देख लीजिए, आपके 50 अंक से 55 अंक आपके पक्के हो जाएंगे और सिलेक्शन इतने पे ही होता है। तो 7 वीडियो क्या बड़ी बात है, छोटे छोटे वीडियो हैं आपके। यह आपका तीसरा पार्ट है और समझाते भी हैं आपको। तो एक वीडियो में हमने विज्ञान के, पर्यावरण के और सामान्य ज्ञान के प्रश्न रखे हैं, सिर्फ एक वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सिर्फ हमारे 7 वीडियो ही देखने हैं। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और आपका जो गणित है, इसके भी सिर्फ आपको 7 वीडियो देखने हैं और आप देखेंगे कि आप परीक्षा में टॉप करेंगे। यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। इसका उत्तर है सी, पुनः उपयोग करिए। यह शामिल नहीं है। जो 5R है इसके मतलब हैं, पहली R का मतलब है रिफ्यूज, दूसरी का है रिड्यूज, तीसरी का है रीयूज और चौथी R का मतलब है रीपर्पज और 5वीं R का मतलब है रिसाइकल। तो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। आपने एक बाजार से कोई वस्तु खरीदी, उस पे आपने देखा कई बार लिखा होता है रिसाइकल, माने इस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके फैक्ट्री वाले दोबारा से बोतल बना देंगे, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। PCRA का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पी का जो मतलब है पेट्रोलियम, जब आप इतना थोड़ा सा सोचते, अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में सर का बताया हुआ प्रश्न नहीं फंसता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो पी है। अब जो आपके सामने ऑप्शन है ABCD है, यहाँ कहीं भी पी से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जबकि पहला जो ऑप्शन है उसमें पी का मतलब पेट्रोलियम से आप रिलेट कर सकते हैं। PCRA, अब यहाँ कहोगे सर डी ऑप्शन में प्रोटीन है, तो सोच सकते हैं आप ऐसा, लेकिन एक बात सोचो कि PCRA 4 वर्ण हैं, इसमें 4 अक्षर हैं और पहले ऑप्शन में देखो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ 4 अक्षर हैं। तो ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, ए ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन तो सही है, बता रहा है कि ऐसा कोई नया प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे सोचना है। संकटापन वन्य जंतु है सुनहरी बिल्ली। सुनहरी बिल्ली संकटापन वन्य जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम कैटोपोमा है। संकटापन का मतलब ये होता है, एक पुस्तक होती है रेड डाटा बुक, उसमें जो पेड़ पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको रखा जाता है। तो ये संकटापन है, इस नष्ट हो सकती है, मतलब इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। किसका? सुनहरी बिल्ली का। अब जैसे ही आप जानते हो सोने पे कितना संकट है, तो इसे अपने याद कर सकते हैं। अगली बार जब आएगा प्रश्न तो आपको आंसर तुरंत याद आ जाएगा कि संकटापन वन्य जंतु है, सोने पर संकट होता है, सुनहरी बिल्ली आपका आंसर सही है। मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्रफल में पहला स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सबसे कम वन राज्य आपके हरियाणा में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ओजोन दिवस, इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनके लिए दिवस बनाए हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक आपने शब्द सुना है 16 श्रृंगार। आपको पता है अगर ओजोन परत को हानि पहुंचती है तो कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं, फिर काहे का 16 श्रृंगार। तो ओजोन दिवस है तो 16 श्रृंगार कर सकते हैं। तो इससे अपन याद रख सकते हैं कि ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? माने पॉलीथीन बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में एथीन रसायन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ एथीन लिखा है, वैसे इसका सही शब्द है एथिलीन। अब इसको पॉलीथीन को आप बोलो पॉलीथीन, वैसे भी मिल रहा है एथीन, जबकि बाकी के जो ऑप्शन है कहीं भी ऐसा मिलता शब्द नहीं दिख रहा है आपको। तो नया प्रश्न होता है, बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोचना है बस आपको। आपने प्रश्न कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, उसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। पॉलीथीन, थीन कहाँ लिखा है? सर बी ऑप्शन में है, एथीन में।
तो पॉलीथीन के संश्लेषण में, पॉलीथीन को बनाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है, एथिलीन। अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है आपंग और बायोगैस। माने जो शहरों में पानी निकलता है तो उसका जल जो है अशुद्ध रहता है। जब उसको शुद्ध किया जाता है तो उससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है। तो उसका जो सह उत्पाद है वो है आपका आपंग और बायोगैस। पदार्थों के विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग। पदार्थ हैं सड़ते हैं, पदार्थ हैं वो सड़ते हैं और वो क्या होता है, कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ऐसे गोबर खाद आपने सुनी होगी, गोबर को पहले सड़ाते हैं। गोबर भी तो पदार्थ है, तो गोबर एक पदार्थ है, वो विलगित हो गया है और धीरे धीरे वो खाद में परिवर्तित हो गया है। इसे क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, सिंपल सी बात है, और समताप मंडल में ओजोन होती है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण हैं निम्न साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग, कम आयु में शादी, परिवार नियोजन में विमुखता। तो ये सभी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। सरल प्रश्न है आपका। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते? अपघटक कहलाते हैं। क्या होता है कि पादप और जंतु जो होते हैं जब मर जाते हैं फिर एक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको खाद में बदलता कौन है? आपको तो दिख नहीं रहा है कौन खाद में बदल रहा है, वैज्ञानिकों ने देखा है, उनको बोला जाता अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। सोचो ये भी कितने अच्छे हैं, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अपघटक भी हमारे लिए अच्छे हैं, खाद्य श्रृंखला का यही एक हिस्सा है। तो जितने भी जीव जंतु हैं सबका अपना अपना दायित्व है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्रांतियां पूछी जाती हैं। नीली क्रांति माने पानी कैसा होता है? समुद्र का नीला होता है। मछली ज्यादा किस में पाली जाती है? समुद्र में पाली जाती हैं मछलियां। तो नीला समुद्र होता है, उसमें मछली का उत्पादन होता है, इसलिए नीली क्रांति का संबंध कैसे है? मछली उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन का है श्वेत क्रांति से। कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है? कड़कनाथ। कड़कनाथ क्या है? एक मुर्गा की नस्ल है जो कि काले रंग का मुर्गा होता है। काले रंग का मुर्गा होता है, इसको हम कड़कनाथ बोलते हैं। और यह सिर्फ क्या भारत में पाया जाता है और यह झाबुआ में मिलता है आपको। तो पूछा जाएगा कड़कनाथ क्या है? तो कड़कनाथ एक मुर्गा की नस्ल है जो काले रंग की होती है और झाबुआ में आपको ये मिलती है। इसमें बहुत प्रोटीन होने के कारण यह काफी फेमस है, पूरे भारत में काफी फेमस है। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, सीएनजी। ऐसे कि कोयला है, उससे कितना धुआं निकलता है? न्यूनतम प्रदूषण माने कम से कम प्रदूषण, प्रदूषण तो फैलता है लेकिन कम से कम प्रदूषण फैलता है सीएनजी से। सीएनजी का पूरा नाम क्या है पता है आपको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये आता रहता है। सीएनजी का वाहन भी देखे होंगे आपने, इसीलिए गाड़ियों में सीएनजी के उपयोग से उनको चलाया जाता है क्योंकि यह न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? यह रोम में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह रोम में स्थित है। भारत सरकार ने श्री निहालचंद बिश्नोई को सम्मानित किया सौर चक्र से। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी जो हैं होशंगाबाद के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? होशंगाबाद के रहने वाले थे। और ये होशंगाबाद में किस स्थान
से है, बाबई नामक स्थान से है। तो पुष्प की अभिलाषा जो पाठ है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। इनको भारतीय आत्मा के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा। कैसे याद रखोगे? भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा कवि, आत्मा मां से याद कर लो, माखनलाल चतुर्वेदी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? मालवा का लोक नृत्य है मटकी। मटकी है और माछ है, ये मालवा के लोक नृत्य हैं। उज्जैन, इंदौर, यह क्षेत्र जो पड़ता है वो मालवा का क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, मध्य प्रदेश का वो राजकीय नृत्य पूछ लें तो उत्तर आपको राई लगाना है। ऐसे आपने याद किया सिर्फ एक प्रश्न की मालवा का लोक नृत्य है मटकी। आपने राई वाला कभी प्रश्न देखा ही नहीं है। अब वो प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है और उसमें राई भी है, मटकी भी। आप मटकी आंसर सही कर देंगे और आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना आपको कि मध्य प्रदेश का एक राजकीय नृत्य होता है। हर प्रदेश का एक राजकीय नृत्य होता है, वो है राई। जैसे कि राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का बरगद है। राजकीय पक्षी कौन सा है? साहे बुलबुल है, जिसको हम दूधराज भी कहते हैं। वृक्ष बरगद है। पशु बारहसिंगा है अपना मध्य प्रदेश का राजकीय। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो मांडू शहर को, मांडू शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय, ध्यान दें। कभी प्रश्न ऐसा बन जाए कि सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहते हैं, मध्य प्रदेश के मांडू को कहते हैं, जबकि भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं? उत्तर कलकत्ता सही रहेगा आपका। अब संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, तो ये गीत जो है आपने कई बार सुना होगा, जो कचड़े वाली गाड़ी आती हैं उनके द्वारा ये बजाया जाता है। तो स्वच्छ भारत का इरादा प्रसून जोशी जी ने लिखा था। किस राज्य में जटायु नेचर पार्क है? केरल में। केरल में क्या है? जटायु नेचर पार्क। पेरियार भी केरल में है। ये प्रश्न बनता है कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। जटायु नेचर पार्क कहाँ है? केरल में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो उस समय जो है श्री अजीत डोभाल जी थे, लेकिन आप वर्तमान में गूगल में सर्च करें। कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर स्थित है? अभी भी ये इस पद पर कार्यरत हैं, ऐसा हमको लगता है। जो प्रश्न करंट अफेयर को होते हैं उन्हें आप गूगल में जरूर देखा करें। व्हाइट सफारी कहां पर स्थित है? तो व्हाइट सफारी रीवा जिले के मुकुंदपुर में स्थित है। मुकुंदपुर में व्हाइट सफारी स्थित है। अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। जो आपका अहिरी लोक नृत्य है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस शहर में स्थापित है? यह बेसनगर में स्थित है। बेसनगर कहाँ है? विदिशा में है। बेसनगर विदिशा में कौन सा स्तंभ अभिलेख है? बेसनगर विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। यह ग्वालियर के पास बेहट के रहने वाले थे और जो तानसेन के गुरु थे वो स्वामी हरिदास जी थे। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में आयोजित होता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन।
तानसेन दीपक राग गाना जानते थे। एक बार कई लोगों ने कहा नहीं आप दीपक राग गाओ, सब लोग नहीं माने, उन्होंने दीपक राग गाया तो उनके अंदर इतनी आग निकली कि वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है तानसेन अपने मध्य प्रदेश के एक अति महत्वपूर्ण कवि थे। तो पूरी जानकारी हमने बता दी। कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस जो है जुकाम परिवार से संबंधित है। तो सार्स और मर्स ये भी कोरोना वायरस परिवार के ही जीव हैं। नरम धातुएं हैं सोडियम एवं पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम जो है इतनी नरम है कि इनको चाकू से काट सकते हैं। यह अतिक्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम पानी से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है। इसी पर पोटेशियम भी तुरंत आग पकड़ लेता है। हवा में जैसे ही पोटेशियम को हम खुला छोड़ देते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है। सही कथन है। तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातुओं के गुण आपने याद किए होंगे। धातुएं ठोस होती हैं, याद करो। धातुएं आघातवर्ध होती हैं, माने धातुओं को पीट कर पतली सीट बना सकते हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातु तन्य होती हैं, इनको तान करके तार बना सकते हैं। तो धातुओं से संबंधित ये इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी है हमने आपको, याद रखें। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है, ध्यान दो, आर्यभट्ट है। अब इसको याद कैसे रखो कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उपग्रह आया आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आया आर्यभट्ट, ऐसे याद कर सकते हो। जबकि विश्व की बात करें तो वो रूस का स्पुतनिक फर्स्ट था। अंतरिक्ष में विश्व का पहला उपग्रह पहुंचा था रूस का स्पुतनिक फर्स्ट, जबकि भारत का आया था आर्यभट्ट। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर जो है आपका टॉरिसेली है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट। हो सकता है परीक्षा में वो हेमेटाइट लिखें। आयरन का अयस्क है हेमेट। हो सकता है परीक्षा में वो मैग्नेटाइट लिखें, हेमेटाइट लिखें। आयरन का संकेत क्या है? Fe है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोहे में जंग लग जाती है, जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, भार में वृद्धि हो जाती है। अब सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। परमाणु पर हमेशा प्रश्न आता है कि परमाणु के 3 मुख्य घटक कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का परमाणु कण होता है और इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज भी पूछ सकते हैं, जे थॉमसन ने की थी। टॉमसन बोलते हैं कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉन से यही पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। खोज की थी टॉमसन ने, माने जे थॉमसन ने। सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। कहाँ होता है? परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी में होते हैं 8। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे वो इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखें। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान दो, बहुत बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के दहन से कोई भी ईंधन हो सकता है, लकड़ी, कोयला, कागज, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों में हमने गेट बंद कर ली और हमने लकड़ी जला करके रख दी। अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और आप बेहोश हो जाएंगे और समझ लो आपका काम तमाम। तो कभी भी आग जलाओ कमरे में सर्दियों में तो खिड़की खुला रखा करो, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है।
अपूर्ण दहन से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो उसका अपूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन नहीं होगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिनांक को बराबर होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात 21 मार्च को बराबर होते हैं। अग्निशामक यंत्र में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। समझो ध्यान से, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, कहीं आग लग जाती है, ऐसे पेट्रोल पंप पे आपने मशीनें देखी होंगी आग बुझाने वाली, तो उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्नि बुझाने वाले मशीनों में उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ये वायुमंडल में मिलती है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि शुष्क CO2 क्या है? शुष्क CO2, तो शुष्क CO2 एक बर्फ होती है। शुष्क CO2 क्या होती है? एक बर्फ होती है। हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक दंड चुंबक की भांति, माने चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, ये आपने देखा होगा। अब दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है, तो दही खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। प्रश्न बनता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? तो अगर आपको लैक्टोबैसिलस जीवाणु याद है तो इसी से आपका दूसरा उत्तर बन जाएगा लैक्टिक अम्ल। या आपको ये पता है कि दही में होता है लैक्टिक अम्ल। जीवाणु पूछ लें तो देखो लैक्टिक अम्ल से ही बना है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो सबसे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने याद किया है कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर ऑप्शन में एडवर्ड जेनर भी आ जाए और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी आ जाए तो फिर देखो आप चेचक वाला भी लगा सकते हैं जेनर। तो टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन सा प्रतिजैविक पहला है? पेनिसिलिन। अच्छा, ऐसा प्रश्न आ जाए किंगोमनी की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। जंग का सूत्र आपके सामने है, याद कर लिया आपने। कौन एक विद्युत अपघट्टा नहीं है? तेल एक विद्युत अपघट्टा नहीं होता है, माने जिसमें करंट नहीं बहे, जिसमें करंट नहीं बहे। तो तेल में करंट कहाँ बहता है? तो ये विद्युत अपघट्टा नहीं है। जिसमें करंट बह जाता है वो होता है विद्युत अपघट्टा। ऐसे आप हमने आपको बता दिया है सिद्धांत। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, उस वस्तु का रंग क्या होगा? काला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां प्रश्न और क्या बनते हैं? काला रंग क्या करता है? ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। काले रंग के कपड़े पहनो, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता, तो गर्मी तो लगेगी ही। किंगोमन की खोज की थी लुईस पास्चर ने। तारों की दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपना जो शरीर है उसमें सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। यदि ऐसा प्रश्न कभी बने कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका खोजी गई है, तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी।
सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, भारत के थे, इन्होंने खोज की थी प्रकाश का प्रकीर्णन। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना। जैसे कि हम बात करते हैं कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको बता दी। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन होता क्या है? माने तारों से प्रकाश आ रहा है, तो रास्ते में जब आता है तो कहीं वायुमंडल ज्यादा मिलता है, कहीं वायुमंडल कम मिलता है, इसे बोलते हैं घनत्व। तो कम ज्यादा घनत्व के कारण क्या है, हमको ऐसा लगता है कि तारे का जो प्रकाश है थोड़ा सा डिम हो गया है, उसे बोलते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन सिंपल सी भाषा में कहें कि प्रकाश का थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक जाना। तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसा ही प्रश्न बनता है कि एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ, तो उसमें जो एक आप सिक्का रख दो आप, तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई ऐसे कि कहें स्विमिंग पूल में आप गए, आपको ऐसा लग रहा है कि जी तो स्विमिंग पूल में तो हम उतर जाएंगे, डूबेंगे नहीं, लेकिन उसका जो तल है थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, बस जबकि वो तल ऊपर नहीं है, तो आपको लग रहा है ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जब आप रोड पर जाते हो गर्मियों में, तो आपको रोड पर पानी भरा होने का आभास होता है। उस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट है, ये दो ही पूछते हैं वो, कि रेगिस्तान में मृग को, हिरण को पानी होने का आभास होता है और वह भागती जाती है लेकिन पानी नहीं मिलता है, इसे कहते हैं मृग मरीचिका। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। यहां और पूछेंगे वो आपसे कि परावर्तन और अपवर्तन ये बराबर होता है आपका, इनका जो एंगल है वो बराबर होता है परावर्तन अपवर्तन का। अच्छा, वर्णक्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। आप नहीं मानोगे, हम नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे। आपने स्कूलों में देखा होगा प्रिज्म, अपने स्कूलों में देखा होगा प्रिज्म। प्रिज्म जी क्या होता है, कांच का एक गुटका होता है और उसमें से जब प्रकाश गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और खुश रहें।